मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मेरे साथ जंगल मत आया करो, लेकिन तुम कभी मानती ही नहीं। अब चलो घर, जल्दी शाम होने को है। हाँ पिताजी, अरे देखिए तो कितना घना जंगल है। लगता है हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। रूपमती अपने पिता के साथ लकड़ियाँ लेकर चल रही थी कि तभी उसकी नजर अरे वो पेड़ के नीचे क्या है, जरा देखिए तो पिताजी। अरे रूपा बिटिया, क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल बहुत ही मायावी है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो। नहीं पिताजी, मेरा मन कहता है हमें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। पिता के मना करने के बावजूद रूपमती उस पेड़ की ओर जाने लगती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो बेटी, रुको। अरे नहीं, ये अब नहीं मानेगी। अब तो मुझे भी जाकर देखना ही पड़ेगा, क्या मुसीबत है। रूपमती और उसके पिता जैसे ही पेड़ के नीचे पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ बेसुध पड़ा हुआ है। पिताजी देखिए, ये तो कोई इंसान है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। अरे बेटिया, ये जंगल मायावी है, यहाँ जंगली जानवर के अलावा और भी बहुत कुछ रहते हैं। हमें इसे यहाँ छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं पिताजी नहीं, हम ऐसे इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें इसे बचाना होगा। मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगी। चलो भाई, अब तो इसे उठाकर घर लेना ही पड़ेगा। उस घायल व्यक्ति को दोनों अपने घर ले आते हैं। अरे बिटिया, देखने में तो यह कोई राजघराने का लगता है, पर इतनी घने जंगल में आया कैसे? पिताजी, ये सवाल का जवाब तो केवल यही बता सकता है। सबसे पहले इसका होश में आना जरूरी है। मैं कुछ जड़ी बूटियाँ लगा देती हूँ, इससे कुछ समय के बाद इसको होश आ जाएगा। महाराज, आप बताते क्यों नहीं? अभी तक राजकुमार शशि भूषण महल वापस क्यों नहीं आया? आप बताते क्यों नहीं महाराज? कहाँ है मेरा बेटा? रानी सब्र करो, हम खोज ही रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारे सैनिक जंगल को छान रहे हैं। राजकुमार को कुछ नहीं होगा महारानी। देखिए महाराज, कैसे भी करके मेरा बेटा मुझे वापस लाकर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। महारानी, राजकुमार शशि भूषण के जिद के आगे भला हम क्या ही कर सकते हैं। उसी ने ही जिद किया था कि वह अकेला ही जंगल शिकार के लिए जाएगा, और अब देखो तो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने तो कहा भी था कि अकेले जाना ठीक नहीं है उस मायावी जंगल में। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? बच्चे अगर जिद करने लगे तो क्या आप उसे जंगल में अकेले जाने की अनुमति दे देंगे? रानी, आप समझते क्यों नहीं? मैं भला अपने राजकुमार को अकेले जाने का अनुमति कैसे दे सकता था? मैं राजकुमार के पीछे मंत्री चरण को भी जाने को कहा था महारानी, और देखो तो राजकुमार ने तो मंत्री को भी मात दे दिया। अब बताओ भला। राजा और रानी दोनों बात कर ही रहे थे कि एक सैनिक आकर राजा के पास कहता है, महाराज, अच्छी खबर है, राजकुमार शशि भूषण वापस राजमहल आ गए हैं। सैनिक के मुंह से ये बातें सुनकर राजा और रानी दोनों राजकुमार के पास आ जाते हैं। रानी ने राजकुमार को गले लगा लिया। अरे बेटा, कहाँ थे तुम इतने दिन? राजकुमार, तुम्हारा इस तरह चले जाने के बाद हम तो बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हारी माँ ने तो जिद ही पकड़ ली थी कि तुम्हें कैसे भी करके खोज लाएं, और आखिरकार आज तुम आ ही गए। हम तो सोच ही रहे थे कि शायद तुम्हें दोबारा हम देख नहीं पाएंगे। हाँ पिताजी, शायद आप मुझे दोबारा नहीं देख पाते। उस मायावी जंगल से इन दो भले लोगों ने मेरा जान बचाया है। ये दोनों कौन है राजकुमार? मेरे साथ एक अजीब घटना घट गया था पिताश्री। कोई चीज मुझे पीछे से हमला किया और मैं वहीं बेहोश हो गया। इन दो भले लोगों ने मेरी जान बचाया। इन्होंने मुझे जंगल से उठाकर अपने घर में रखा और इलाज किया, तब जाकर मैं आज वापस राजमहल आ पाया हूँ। तुम दोनों ने आज मेरे राजकुमार का जान बचाया है। मैं पूरी जिंदगी तुम दोनों का सदा आभारी रहूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार सकुशल वापस राजमहल आ गए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए महाराज। सुनिए पिताश्री, मेरा आपसे एक विनती है। बताओ राजकुमार। पिताश्री, जिसने मेरा जान बचाया है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। यानी कि मैं रूपमती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उससे अच्छा और कोई पत्नी मुझे इस दुनिया में नहीं मिल सकता। नहीं नहीं राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे आपकी पत्नी बन सकती हूँ?
मैं तो जंगल में लकड़ी बिनने वाली हूँ। जिसने निस्वार्थ होकर मेरे राजकुमार का जान बचाया है वह कभी बुरी नहीं हो सकती। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मैं राजकुमार के पसंद के अनुसार रूपमती के साथ विवाह करने का घोषणा करता हूँ। इस तरह राजकुमार और रूपमती दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, पर रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। सुनो लड़की, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुमने राजकुमार के साथ विवाह कर लिया। गलती से भी रानी बनने की कोशिश मत करना। तुम एक लकड़ी उठाने वाली हो, मेरे राजकुमार की रानी नहीं बन सकती, ये बात याद रखना। सासू माँ, ये आपकी सोच है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजकुमार ही मुझे यहाँ लाए हैं। मुझे ये राजमहल, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। एक पत्नी का सब कुछ उसका पति का ही होता है और मैं एक पत्नी होकर पति की रक्षा के लिए कुछ भी करूँगी। यही मेरा धर्म है। वाह रे वाह, कल की आई लड़की मुझे ज्ञान देगी। इस तरह सास बहू के बीच झगड़ा चलता रहा। दोनों के बीच अनबन की बातें राजकुमार तक भी पहुंच जाती है। एक दिन, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रूपमती अब इस राजमहल की बहू है। देखो राजकुमार, किसी लकड़ी बिनने वाली को उठाकर यहाँ ले आओगे और उसको रानी बनाओगे, ये मुझे मंजूर नहीं। आज सुन लो, इस राजमहल में या तो वो रहेगी या फिर मैं। ये तुम आज तय कर लो राजकुमार। अरे अब मैं क्या करूं? एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। जिसने मुझे जन्म दिया, क्या मैं उसको छोड़ दूं? जिसने मेरा जान बचाया है, क्या मैं उसको छोड़ दूं? हे भगवान, मैं ये कैसे धर्म संकट में फंस गया। रानी की बातों को रोज रोज सुनकर रूपमती परेशान हो गई और एक दिन नाराज होकर बगीचे में चली गई। हे विश्व सुंदरी, धरती पर विराजमान स्वर्ग की अप्सरा, बता क्यों रूठी है मुझसे? राजकुमार, मैं रूठी नहीं हूँ, किसी कारणवश उदास हूँ। तू माँ की बातों को लेकर नाराज होना। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, भला तुम मुझसे कैसे रूठ सकती हो? गलती आपकी भी है राजकुमार। रानी माँ की बातों ने मुझे दुखी किया है और अब मैं इस राजमहल में नहीं रहना चाहती। ओहो, ये कैसी बातें कर रही हो रूपमती? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। नहीं राजकुमार, अब आपका मोह मुझ पर कम प्रतीत होता है, तभी तो मुझसे मिलने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। क्या कभी आपने मेरे मन की बातों को समझने का प्रयास किया है? हाँ, मैं मानता हूँ रूपा, लेकिन अभी राज का भार मुझ पर कुछ ज्यादा ही है। और माँ तो माँ है ना, तुम तो जानती ही हो, वो जरा पुराने ख्यालात की हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो चाहे मांग लो। एक शर्त पर मैं आपको माफ करूंगी। मेरे लिए गंगा सागर झील के पास एक छोटा सा महल बनवा दें, ताकि मैं इस मोह माया से दूर रह सकूं और वहां आपसे मिलने की राह तकती रहूं। जब आप आए तो हम नवविवाहित जोड़ों की तरह उस झील में नौका विहार करें। ओहो, बस इतनी सी बात। अभी मैं महामंत्री को आज्ञा देता हूँ कि वहाँ एक शानदार महल बनवाया जाए। कुछ ही महीनों में गंगा सागर झील के पास एक खूबसूरत महल बना दिया जाता है। रूपमती बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो झील पौराणिक रहस्यों से भरा था। गंगा सागर झील बहुत ही विशाल था और उसके बीच में एक सुंदर सा टापू था। रानी अक्सर अपनी सखियों के साथ उस टापू में विश्राम करती। एक दिन उन्हें कुछ मछुआरे दिखते हैं। दासी, जरा देखो तो, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मछुआरे हैं छोटी रानी। ये लोग रोज मछली पकड़ते हैं, यही उनकी आजीविका है। तो फिर मेरे लिए भी एक जाल बनवाया जाए, मैं भी मछलियाँ पकड़ना चाहती हूँ। जो आज्ञा रानी। अगले दिन रूपमती झील में जाल डालकर मछलियों को पकड़ने लगती है। झील की दूसरी ओर मछुआरे भी मछली पकड़ने लगे। अरे भाई, आज तो हमने बहुत से मछलियाँ पकड़ा है, चलो अब घर चलते हैं। हाँ भाई, आज तो हमारे पास बहुत से मछलियाँ हैं, पर इतने सारे मछलियाँ को कैसे ले जाएंगे? एक काम करते हैं भाई, जिंदा मछलियों को ले जाते हैं और जो मर गई हैं उन्हीं मछलियों को इसी झील में फेंक देते हैं। मछुआरे जिंदा मछलियों को अपने साथ ले गए और मरी हुई मछलियों को उन्होंने उसी झील के पानी में फेंक दिया। झील में एक देवी रहती थी।
अधिशीला। वो आधी महिला और आधी मछली थी। सुनो परी, आज इतनी बदबू कैसे? पानी में कोई जानवर मर गया है क्या? नहीं रानी जलपरी, ये गंदगी मरी हुई मछलियों में से आ रही है। ये क्या बोल रही हो परी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहाँ है? चलो मुझे उस जगह को दिखाओ। शैल अधिशीला को उस जगह पर ले गई जहाँ मछुआरे ने मछलियों को फेंका था। किस बेरहम ने इन नन्ही मछलियों को मारा है? जरूर ये किसी इंसान का किया धरा होगा। अगर मारा भी तो उसने इनको यहाँ ही क्यों फेंका? चाहे जो हो, उसको तो दंड जरूर मिलेगा। क्या तुमने किसी को देखा है परी? नहीं रानी परी, पर कुछ दिन पहले हमारे गंगा सागर झील के पास एक महल बनाया गया था। इसका दंड उस नासमझ इंसान को जरूर मिलेगा। रात होते ही अधिशीला एक इंसानी रूप धारण कर रानी रूपमती के महल में प्रवेश करती है और सीधे रूपमती के कमरे में घुस जाती है। उठो क्रूर महिला। कौन हो तुम? मैं जलपरियों की रानी अधिशीला हूँ। तुमने ढेर सारी मछलियों को मार डाला, तुम्हें उसी का दंड देने आई हूँ। हे माता, मछुआरे भी तो मछलियों को मारते हैं, तो क्या आप उन्हें भी दंड देती है? मछुआरे तो अपनी जीविका के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन तुमने जितनी मछलियाँ खाने के लिए पकड़ी उससे ज्यादा उन्हें मारकर झील में डाल दिया। इससे पहले कि रूपमती कुछ कह पाती, अधिशीला अपनी जादुई शक्ति से उसे बांधकर अपने साथ झील के अंदर ले जाती है। उस झील के अंदर एक जादुई दुनिया थी जिसमें ढेर सारी जल परियां थी। अधिशीला एक मंत्र पढ़ती है जिससे रूपमती एक जल परी बन जाती है और फिर उसे वहाँ कैद कर दिया जाता है। माफ कीजिए महाराज, एक बुरी खबर है। क्या क्या बुरी खबर है दासी? तुम तो रूपमती के साथ ही रहती हो ना? हाँ महाराज, रानी रूपमती सुबह से अचानक से गायब हो गई है। हमने उनको बहुत ढूंढा पर उनका कोई अता पता नहीं है। राजकुमार को जब पता चलता है कि रूपमती गायब हो गई है, वे फौरन गंगा सागर झील पहुंच जाते हैं। कहाँ है मेरी प्रियतमा रूपा? महाराज, पता नहीं, जब मैं सुबह उनके कमरे में पहुंची तब से दिखाई नहीं दी। ऐसे कैसे रूपमती गायब हो सकती है? अच्छा बताओ, कल रानी कहाँ गई थी? कल महारानी रूपमती के साथ हम सब झील की ओर गए थे राजकुमार। रानी के कहने पर हम मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लेकर गए थे। सभी लोगों ने रानी रूपमती को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इस बात को 1 महीना हो गया और राजा बिल्कुल टूट चुके थे। उनका राजकाज में भी मन नहीं लग रहा था। वो दिन भर झील के उस टापू में अकेले बैठे विलाप करते रहते। पता नहीं कहाँ होगी मेरी रूपमती, उसके साथ क्या बीत रहा होगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता मुझे दिखा ताकि मैं अपने रूपमती को खोज सकूं। राजकुमार बहुत दुखी थे कि तब अचानक उनकी नजर एक छोटी सी मछली पर जाती है। वो मछली गलती से किनारे पर आ गई थी और पानी में वापस जाने के लिए तड़प रही थी। अरे रे, देखो तो, इतनी छोटी सी नन्ही मछली पानी से अलग होकर देखो कितनी तड़प रही है। जिस तरह मैं अपने रूपमती को लेकर तड़प रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं अभी इस मछली को वापस पानी में छोड़ देता हूँ। राजकुमार शशि भूषण चुपचाप उस मछली को उठाकर वापस पानी में डाल देते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक जल परी प्रकट हो जाती है। महाराज उसे देख घबरा जाते हैं। काका, कौन हो तुम देवी? हे दयावान पुरुष, तुमने एक बेसहारा मछली की मदद की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात बताओ मनुष्य, तुम इतने उदास क्यों हो? हे देवी, मेरी धर्म पत्नी रूपमती लापता हो गई है। मैं उसे काफी दिन से खोज रहा हूँ। दासी कहती है इसी गंगा सागर झील में मछली पकड़ने के लिए वह उतरी थी, तब से वह गायब हो गई है। हे दयावान पुरुष, क्या तुम ही रूपमती के पति हो? हाँ, मैं शशि भूषण हूँ, रूपमती का पति। क्या आपने मेरी रूपमती को कहीं देखा है? हाँ मनुष्य, तुम्हारी पत्नी को हमारी रानी अधिशीला ने कैद कर लिया है। क्या आपकी रानी अधिशीला ने मेरी रूपमती को कैद कर लिया है? पर क्यों? सुनो शशि भूषण, एक दिन की बात है। इस
इस तरह शैल परी ने राजा को पूरी बातें बताई। हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी रूपमती को मुझ तक ले आए। देखो मनुष्य, मैं उसको नहीं छुड़ा सकती, लेकिन क्या देवी, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा। अगर मैं रूपमती को छुड़ा लूं तो अधिशीला मुझे दंड देंगी। लेकिन एक उपाय है। एक शक्तिशाली राक्षस कारनाथ ने हमारी महारानी की बहन को अगवा कर लिया है और त्रिकूट पर्वत के जंगलों में उसे छुपा रखा है। अगर तुम महारानी अधिशीला की बहन को छुड़ाकर यहाँ ले आओ तो महारानी प्रसन्न होकर रूपमती को छोड़ देंगी। मैं अभी जाकर उस राक्षस को ढूंढता हूँ। मैं कैसे भी करके उस राक्षस से अधिशिला की बहन को छुड़ा कर ले आऊंगा। रुको मनुष्य, वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक खंजर देती हूँ, इस खंजर से उसके सिर पर वार करना। संदूक के अंदर सोने का बना हुआ एक खंजर रखा हुआ था। शैल वो खंजर राजकुमार को देती है। अरे ये कैसा खंजर है? मैंने तो आज तक ऐसा खंजर नहीं देखा। डरो मत राजकुमार, इसे ले लो। इसी खंजर से ही तुम कारनाथ का अंत कर सकते हो। जैसे ही शशि भूषण उस खंजर को उठाता है, वो संदूक वापस पानी में चला जाता है। राजकुमार शशि भूषण वापस उस जल परी की तरफ देखता है तो वो गायब हो चुकी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? क्या ये मायावी है? इसके अलावा रूपमती से मिलने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मुझे त्रिकूट पर्वत की ओर जाना ही पड़ेगा। राजकुमार अकेले ही त्रिकूट के जंगलों में पहुंच जाता है। फिर उस राक्षस को ढूंढता फिरता है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं मिलता। इस बीच उसकी नजर में कुछ दिखता है। अरे जरा देखो तो, सामने तो यह कोई गुफा है। लगता है यही कारनाथ का गुफा होगा। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। चलो मैं उस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। राजकुमार जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उसने देखा कि मंत्री चरण को गुफा के अंदर बंदी बनाया गया है। राजकुमार, मुझे बचा लीजिए राजकुमार। मैं कई दिनों से इस मायावी गुफा के अंदर मैं बंद हो गया हूँ। अरे मंत्री चरण जी, आप यहाँ? आप तो राजमहल में थे, आप इस गुफा में कैसे आए? मैं तो कई दिनों से इस गुफा के अंदर ही बंदी बन गया हूँ राजकुमार, पर आप यहाँ कैसे आए? क्यों आए हैं? पहले यह बताओ मंत्री जी, आप यहाँ कैसे आए? आप तो राजमहल में थे जब मैं राजमहल छोड़ा था। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? आपका शक बिल्कुल सही है राजकुमार, यह एक षड्यंत्र ही है। आप ये कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? कृपया आप मुझे खुलकर बताइए। सुनिए राजकुमार, आज से कुछ महीने पहले जब आपने महाराज के सामने अकेले जंगल में शिकार के लिए जाने का जिद किया था, तब महाराज ने आपको तो अनुमति दे दिए, लेकिन महाराज ने आपकी सुरक्षा के लिए मुझे आपके पीछे भेजा था। मंत्री राजकुमार के पीछे चल ही रहा था कि तभी वहाँ अचानक जंगल के मायावी राक्षस कारनाथ प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, क्या है? यह तो कोई राक्षस है। लगता है यही है इस जंगल का मायावी राक्षस। अरे बचाओ बचाओ! हा 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 हा, चलो बढ़िया हुआ, अब मैं इस मंत्री के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं इस राजकुमार का अंत कर देता हूँ, उसके बाद राजा का भी अंत करके रायगढ़ राज्य का राजा बन जाऊंगा। हा 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 हा। कारनाथ अपने घोड़ों को तेजी से आगे बढ़ाता है और अपने तलवार से पीछे से राजकुमार के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी राजकुमार का घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है और एक पेड़ से टकराकर वहीं से भाग जाता है। राजकुमार शशि भूषण वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, यह तो गया काम से। इस राजकुमार का तो यही अंत हो गया। अब मैं इस मंत्री को गुफा में बंद कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे दुष्ट राक्षस, तुमने मुझे बंदी क्यों बना रखा है? छोड़ दे मुझे। अरे मंत्री, तू ही तो मेरा जरिया है, मैं भला तुझे कैसे छोड़ दूं? राजकुमार को तो मैंने पहले ही मार दिया है। अब मैं तेरे वेश में राजमहल जाऊंगा और राजा को भी मौका देखते ही मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं ही राजा बन जाऊंगा। हा 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 हा। तो इस तरह हे राजकुमार शशि भूषण,
उस मायावी दुष्ट राक्षस कारनाथ ने मुझे इस गुफा में बंद कर दिया है और मेरा वेश धारण करके वह राजमहल में है। जादुई बंधन से उसने हमारे शरीर के साथ ही साथ भूख प्यास को भी बांध दिया है। हम बस आस लगाए किसी देवदूत का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तो राजमहल छोड़े काफी समय हो गया है। ऐसा ना हो कि वह दुष्ट राक्षस कारनाथ मेरे माता पिता को नहीं, उस दुष्ट राक्षस का अंत करना ही होगा। मुझे जल्द से जल्द राजमहल जाना चाहिए। नहीं राजकुमार, राजमहल जाकर भी आप उस मायावी राक्षस का कुछ नहीं कर सकते। वह बहुत ही मायावी है और खतरनाक भी। तो फिर मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ? कौन बताएगा मुझे? वह तो मैं आपको नहीं बता सकता राजकुमार। वो देखिए राजकुमार, वहाँ एक परी को ही बंदी बनाया गया है जो राक्षस कारनाथ के मौत के राज को जानती है। इसीलिए कारनाथ ने उसे भी बंदी बनाकर इसी गुफा के अंदर छुपा रखा है। मंत्री की बातों को मानकर राजकुमार परी के पास जाता है। उसने देखा कि अधिशीला की बहन को भी बंदी बनाकर रखा गया है। क्या आप ही हैं अधिशीला की बहन? हाँ, मैं ही अधिशीला की बहन हूँ। गंगासागर झील में महल बनाने एक मंत्री आया था। दरअसल वही राक्षस कारनाथ था। उसने मुझे उठाकर यहाँ बंद कर दिया है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला कि मंत्री के बेस में वह राक्षस कारनाथ है। पर हे देवी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस कारनाथ राक्षस का अंत कैसे हो सकता है? इसी गुफा के अंदर एक चट्टान पर एक दिव्य ज्योति जल रही है। अगर आप उस दिव्य ज्योति को बुझा देंगे तो कारनाथ की शक्ति भी कम हो जाएगी। हे परी, क्या इस दिव्य ज्योति को बुझाने से कारनाथ का अंत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्य ज्योति की शक्ति बुझाने से केवल कारनाथ की शक्ति कम होगी। उसकी मृत्यु तो एक दिव्य खंजर से ही होगी और वो दिव्य खंजर हमारे परिलोक में मिलेगा। क्या यही है वो दिव्य खंजर? क्या आप इस खंजर के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, यही है वो खंजर। इसी से ही कारनाथ का अंत होगा। पर ये तुम्हें कैसे मिला? मैं रायगढ़ राज्य का राजकुमार शशि भूषण हूँ। मैं अपने पत्नी रूपमती की खोज में आया था। इस तरह राजकुमार ने परी के आगे अपनी सारी आपबीती को बताया। राजकुमार की बातों को सुनकर परी कहती है, सुनो राजकुमार, गुफा के गर्भगृह में एक दिव्य ज्योति जल रही है। उसी को बुझाना होगा। परी के बताए अनुसार राजकुमार गुफा के अंदर जाता है और उस दिव्य ज्योति को बुझा देता है। दिव्य ज्योति के बुझने के बाद कारनाथ की मायावी शक्ति कम होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यह अचानक मेरी शक्तियाँ कम क्यों हो रही है? लगता है दिव्य ज्योति बुझ गई है। उस दिव्य ज्योति को फिर से जलाना होगा। मुझे जल्द से जल्द गुफा पहुंचना होगा। तो आ गए। अच्छा, तो तुम ही हो कारनाथ? अच्छा, तो तुम ही ने बुझाई है मेरे दिव्य ज्योति को। अब तुम्हारे जीवन ज्योति को मैं बुझाता हूँ। देखते हैं कारनाथ, कौन किसका अंत करता है। देख, तेरी मौत लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजकुमार झट से उस खंजर को बाहर निकालता है। खंजर को देख राक्षस का सुर बदल जाता है। अरे राजकुमार, आप तो नाराज हो गई। बोलो राजन, क्या मांगते हो? 10 हाथियों की ताकत या पूरे विश्व की धन दौलत? जो मांगोगे वही देगा कारनाथ। कारनाथ, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मेरे राज्य के मंत्री और इस परी को आजाद कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लड़के, मुझे वो खंजर वापस कर दे। कारनाथ, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो मुझसे ये खंजर छीन के दिखा। इतना कहकर राजकुमार गुफा के सकरी गली में घुस जाता है। राक्षस कारनाथ सांप का रूप लेकर राजकुमारी के पीछे जाता है। राजकुमार एक खंभे के पीछे छुपकर घात लगाकर खड़ा था। जैसे ही राक्षस कारनाथ सांप बनकर गली में घुसा, राजकुमार ने दिव्य खंजर से उस सांप का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह राजकुमार ने चालाकी के साथ राक्षस कारनाथ का अंत कर दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी राजकुमार। अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। राजकुमार, सच में आप तो बहुत ही बहादुर हो और चतुर भी। आज मैंने देख लिया। तीनों गंगासागर झील के किनारे पहुंच जाते हैं। सच में आपने तो कमाल ही कर दिया राजकुमार। मैं अभी अधिशीला को लेकर आती हूँ।
अरे परी, मेरी बहन आ गई। कहाँ चली गई थी तुम प्यारी परी? बोलो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? परी ने अधिशीला के आगे सब कुछ बता दिया। हे राजकुमार, आप मेरी परी को वापस ले आए, आपका शुक्रिया। हे राजकुमार, आपने मेरी बहन की जान बचाई है। कहिए, आपको क्या चाहिए? महारानी, इस मनुष्य की पत्नी को इसे लौटा दीजिए। राजकुमार, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। मैं बिना सच जाने आपकी पत्नी को उठा ले आई। मुझे बाद में पता चला कि रानी रूपमती बेकसूर थी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। हे अधिशिला, यही नियति है। अगर आप मेरी रूपमती का अपहरण नहीं करते तो आज मेरे राज्य का सर्वनाश हो जाता। मैंने आपके जरिए से उस कारनाथ का वध कर सका, वरना वह राक्षस आज हम सबको मार देता, मेरा राज्य छीन जाता। अधिशीला पानी के अंदर चली जाती है और रूपमती को ले आती है। रूपमती, आप बड़ी ही भाग्यवान हैं। आपको राजकुमार शशि भूषण जैसे बहादुर पति मिले हैं। सुनो राजकुमार, इस दिव्य खंजर को हमेशा अपने पास ही रखना। ये खंजर आपको अजय बना देगा। आप कभी हार नहीं सकते। राजकुमार, आपके लिए परीलोक का द्वार हमेशा खुला है। जब भी कोई आवश्यकता होगी हमें याद जरूर कीजिएगा। राजकुमार शशि भूषण और रूपमती दोनों ही फिर हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। राजमहल जाकर राजकुमार ने अपने माता पिता को बंदी गृह से आजाद किया। रानी ने भी अपनी गलती मानी और रूपमती से माफी मांगी। अब राजा का परिवार खुशियों से भर गया। आज मुझे अपने पुत्र और बहू की बहादुरी पर गर्व है। इन दोनों ने हमारे राज्य पर एक बड़ी संकट को आने से पहले ही खत्म कर दिया। साथ ही परी और इंसानों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित किया है। मैं आज घोषणा करता हूँ कि आज के बाद इस रायगढ़ राज्य का राजा राजकुमार शशि भूषण होंगे।